नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज आपको एक हिस्ट्री का ज़बरदस्त टॉपिक, जिससे सभी एग्जाम में प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है और पूछा ही जाता है। जैसे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम दीजिए या 12 का एग्जाम दीजिए, उसमें निश्चित तरीक़ा से ये प्रश्न बनता ही है इससे, और काफ़ी सारा प्रश्न बनता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। मैं फर्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ और उसके बाद सेकेंड थर्ड जो है आगे की ओर चलूँगा। कम से कम 2-3 वीडियो में ये पूरे मौर्य साम्राज्य को मैं ख़त्म कर दूंगा। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं इसका चंद्रगुप्त मौर्य है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे मौर्य वंश का जो है संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता के संबंध में जो है थोड़ा सा किदवंतिया है। किदवंतिया अर्थात कहा जाता है कि थोड़ा सा मतभेद है कि चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता कौन थे, ठीक। परंतु इनके गुरु जो है चाणक्य, उनसे ये काफ़ी चर्चित है और गुरु के नाम से ही विशेष रूप से जाने जाते हैं। माता पिता या जाति में थोड़ा सा मतभेद है विद्वानों में, इतिहासकारों में इसके बारे में पूर्ण रूप से मतभेद है। चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य है, कहा जाता है ऐसा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बार क्या है कि राजकिल्लम या राजचिल्लम का खेल कहते हैं, खेल रहे थे और उसी रास्ते से होके चाणक्य गुजर रहे थे। चाणक्य गुजर रहे थे तो उनको देखे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी प्रभावशाली और चंचलता थी इनमें। तो चाणक्य उनको ले गए, क्योंकि चाणक्य के पास भी एक समस्या थी। जो पहले एक बार घनानंद के दरबार में गया था तो उनके चेहरा देखकर जो है वह काले थे, भोजन करने के लिए गए थे, काले थे, तो उनको उस दरबार से निकाल दिया गया था। ब्राह्मण थे लेकिन बहुत काले थे, इसलिए उनको दरबार से निकाल दिया गया था और बहुत अपमानित किया गया था। जिस दिन से वो क्या किए थे, ये चाणक्य जो है क्या किए थे कि अपने सीखे अर्थात टीकी जिसको कहते हैं, उसको बांध लिए थे और कसम खा लिए थे कि जब तक घनानंद तुम्हारे इस साम्राज्य को जो है विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक। तो उसी हिसाब से वो जी रहे थे अपना इसमें, और तब तक मैं अपना सीखा नहीं खोलूँगा। तब क्या हुआ कि ये खोज में ही थे, ये चाणक्य जो तो खोज में ही थे, उसी रास्ते से एक बार गुजर रहे थे तो इनको देखे। और इनके भी पिता को कहा जाता है ऐसा, ये श्रुति है, कहानी है, कहा जाता है कि घनानंद के दरबार में जो मंत्री के पद पर हुआ करते थे, सेनापति में थे, और इनके पिता की भी हत्या कर दिया गया। ये चंद्रगुप्त घनानंद हत्या कर दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य के पिता के भी। ये दोनों को बदला सधाना था और इसको भी बदला लेना था। तो क्या हुआ कि इसको बच्चे में क्या हुआ कि इसको ले गए और इसको बड़े हिसाब किताब से इसको राजनीतिक गुरु के तौर पर, और धार्मिक गुरु तो नहीं थे, राजनीतिक गुरु के तौर पर जो है इनको शिक्षा दीक्षा दी गई। उसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले उनके सेनापति में भेजा गया। उसके बाद धीरे धीरे प्रभाव जनाते जो है सर, उसमें क्या हुआ कि उसमें प्रभावशाली बन गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि 322 से 258 बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात जो है ईसा पूर्व कह सकते हैं। ईसा पूर्व में इनका शासनकाल रहा। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व माना जाता है और स्थापना जो है मौर्य वंश की स्थापना किए थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे। संस्थापक किस वंश के थे? मौर्य वंश के। पूछता है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद इनका अन्य नाम ही सेंड्रोकोटस मिलता है, जो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम क्या है या किस शासक को सेंड्रिकोटस कहा जाता है, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद आते हैं इनके गुरु जो थे, राजनीतिक गुरु पूछे या प्रधानमंत्री इनको पूछे तो इनका प्रधानमंत्री या गुरु चाणक्य है। चाणक्य के कई नाम मिलता है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, ये सब चाणक्य का ही नाम मिलता है। और चाणक्य का एक पुस्तक बहुत फेमस है, अर्थशास्त्र, जिससे इसके राजनीतिक जीवन का, चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक जीवन का या मौर्य वंश के राजनीतिक जीवन के बारे में बताता है, मौर्य समाज के जो है राजनीतिक बारे में बताता है। ये कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। यह है अर्थशास्त्र, जो है अर्थशास्त्र है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए संप्रदाय अर्थात धर्म है। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के शिष्य थे। जैन धर्म के क्या थे? शिष्य थे। और जैन धर्म के शिष्य थे। इनके जो गुरु थे, धार्मिक गुरु, वो भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु थे। जैन धर्म में क्या हुआ था कि दो गुटों में बटा हुआ था, एक श्वेतांबर था, एक दिगंबर था।
तो ये जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के थे। भद्रबाहु जो थे जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के थे, और दिगंबर संप्रदाय के थे। दिगंबर में क्या होता है, उसका संधि विच्छेद होता है दिक प्लस अंबर, अर्थात अंबर मतलब कपड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है, लोग नग्न वस्त्र मतलब वस्त्रहीन हो जाते हैं, नग्न अवस्था में हो जाते हैं उपवास करने के समय, तो इसीलिए यह दिगंबर कहा गया। श्वेतांबर जो था श्वेत वस्त्र धारण करता था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये भद्रबाहु से शिक्षा ली गई थी, इनके धार्मिक गुरु यही थे, और इनको जो है दिगंबर संप्रदाय की था। पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय के अंतर्गत आते थे, तो दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत। ये जैन धर्म के अंतर्गत है, लेकिन फिर भी उसमें भी दिगंबर है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ था, इनके समय में एक राजदूत आया था। राजदूत से पहले बता दूं कि एक युद्ध इन्होंने 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में लड़े थे, जो जीते। ये सेलुकस से लड़े थे। सेलुकस जो यूनान के शासक था, सेलुकस जो यूनान के शासक थे, क्या हुआ था, उनसे 305 ईसा पूर्व में जो है युद्ध लड़े, और 306 ईसा पूर्व में जो है उनका विवाह कर दिया गया उनके बेटी के साथ। ये सेलुकस के बेटी है कर्नेलिया के साथ जो है विवाह हुआ इनका, किनका, चंद्रगुप्त मौर्य के। ये युद्ध होने के बाद जो है युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जो है विजय हुए, और सेलुकस निकेटर जो है वो हार गए। सेलुकस जो हार गए तो क्या हुआ, यूनान वाला सेलुकस जो हार गया था वो अपने पुत्री को इनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, और ये चंद्रगुप्त मौर्य उनसे विवाह किए। तो इनको जो विवाह के समय में जो है बहुत सारा हाथी घोड़ा दिया गया, लगभग 10,000 जो है हाथी इनको दिया गया था दान स्वरूप में। उनके साथ हाथी तो मिला ही, उसके साथ एक बहुत विद्वान जो है भेजा गया, राजदूत कहा जाता है। राजा का आदमी जब एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसको राजदूत कहा जाता है। वर्तमान समय में हम राजदूत या एम्बेसडर कहते हैं। ठीक, ऊंचायुक्त कहते हैं, हिंदी में उसको ऊंचायुक्त कहते हैं। तो राजदूत आया था मेगास्थनी। तो मेगास्थनी सेलुकस निकेटर का राजदूत था, और ये यूनान का था। कहाँ का था, यूनान के। तो पूछता है मेगास्थनी कहाँ के था, तो यूनान के था। अब बताइए किसका राजदूत था, तो सेलुकस निकेटर का। और पूछेगा कि बताइए वह मेगास्थनी जो है किसके दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और रहते समय उसके पूरे सारे सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है, इंडिका नाम है। और इसका चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, अंतिम समय में एक मृत्यु हो जाती है इनको 298 बीसी में उपवास के कारण। श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक राज्य में पड़ता है। देखिए क्या होता है ना, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस धर्म को जो स्वीकार किए थे, भद्रबाहु वाला जो दिगंबर संप्रदाय के स्वीकार किए थे। जैन धर्म में क्या होता है कि मृत्यु तो सबको मरना ही है, जन्म जो लेता है उसको मरना ही रहता है। तो इस संप्रदाय में क्या होता है, जैन संप्रदाय में या जैन धर्म में, कि जो लोग पुण्य पाना चाहते हैं या जन्नत पाना चाहते हैं या स्वर्ग पाना चाहते हैं मरने के बाद, तो इस संप्रदाय में कहा गया है कि आप एक उपवास के कारण जो मृत्यु होती है, क्या होता है कि जैसे भूखे प्यासे अपना प्राण त्याग देना, ध्यान मग्न होकर प्राण त्याग देना उपवास से, तो इसमें ऐसा माना जाता है इस धर्म में कि उसकी मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक, चलिए उसके बाद आते हैं ये बिंदुसार। बिंदुसार में क्या है, बिंदुसार का जन्म 304 ईसा पूर्व में माना जाता है, और इसका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व है। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व है। अच्छा, ईसा पूर्व में थोड़ा सा उल्टा चलता है वर्तमान ईस्वी सन की अपेक्षा, ठीक ना। तो सत्ता जो है 298 बीसी में प्राप्त किया गया था, 298 बीसी में। और अन्य नाम इसका अभिमित्र घात है, अभिमित्र घात है, अमित्र घात है। और भद्रसार भी इसका अन्य नाम है, अमित्र घात और भद्रसार भी है। इनका एक पुत्र था, उनका नाम था अशोक, और इनका कार्यकाल उतना नहीं रहा। और इनका जो है सबसे प्रतापी जो है, प्रतापी कह सकते हैं या फेमस जो है, सम्राट अशोक आता है। बिंदुसार का उतना उपलब्धि नहीं रहा। आइए अशोक की बात करते हैं। तो अशोक जो है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक ये इसका शासन रहा। इसका राजगद्दी जो है क्या होता है कि 269 ईसा पूर्व में जो है
हासिल किया। क्या हुआ, 272 ईसा पूर्व में जब खाली हो गया तो लगभग 4 वर्षों तक जो है ये उसको हम कह सकते हैं राजगद्दी के युद्ध के लिए जो है युद्ध के लिए लड़ता रहा, जिसमें कहा जाता है कि 99 भाइयों को ये हत्या कर दिया था। 100 भाई था तो 99 भाइयों को ये हत्या कर दिया अशोक, ऐसा कहा जाता है। एक भगवती सूत्र है उससे, और एक और है अंगुत्तर निकाय, उससे पता चलता है। और श्रीलंका के एक और ग्रंथ है जिससे पता चलता है, बौद्ध ग्रंथ है जिससे पता चलता है कि ये अशोक जो है 100 भाइयों को 99 भाइयों की हत्या कर दिया था। उसके बाद क्या होता है, इसमें 269 BC है। इनके पिता का नाम बिंदुसार है, इन्हीं का ही पुत्र था बिंदुसार। माता का नाम सुभद्रांगी है। और दीक्षा जो है, इनका दीक्षा जो है उपगुप्त से हुई। देखिए, एक शिक्षा होता है, एक दीक्षा होता है। दीक्षा मतलब होता है दिशाओं का ज्ञान कराता है, और शिक्षा मतलब केवल नॉलेज जो देता है, नॉलेज देता है उस शिक्षा होता है। और जो संपूर्ण रूप से उस नॉलेज को कहाँ पर उपयोग करे उसको दीक्षा कहा जाता है। तो ये उपगुप्त है, उपगुप्त है। पुराणों में इस अशोक का नाम जो है अशोक वर्धन मिलता है। पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है। और अभिलेखों में, और अभिलेखों जैसे मास्की है, गुर्जरा है, इस अभिलेख में जो है अशोक मिलता है। अवंती का राज्यपाल भी था जब ये गद्दी पर नहीं बैठा था, उस समय ये अवंती का राज्यपाल था। राजा बनने से पूर्व जो है अवंती का राज्यपाल था। युद्ध जो है एक ही लड़ा था, इसका नाम है कलिंग। जब से ये युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व में, तो क्या हुआ कि युद्ध नीति के छोड़कर धर्म नीति अपना लिया। और ये अनुयायी थे बौद्ध धर्म के। देखिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, और ये क्या कहते हैं, अशोक जो है बौद्ध धर्म थे। संतान इनके पास 2 था, एक महेंद्र था, एक संघमित्रा था। ठीक, आइए उसके बाद आते हैं, इन्होंने कुछ कार्य किए, जैसे स्तूप बनवाने का कार्य किया। 84,000 स्तूप बनाया गया। उसके बाद अभिलेख है, तो अभिलेख 3 प्रकार के था। एक स्तंभ लेख था जो खड़ा की तरह रहता है, गुहा लेख जो गुहा में रहता है, गुहा अर्थात गुफा में रहता है। उसके बाद शिलालेख जो पत्थर पर लिखा गया अभिलेख था, उसको शिलालेख कहा जाता है, सील कहा जाता है पत्थर को। ठीक, स्तंभ लेख की संख्या 7 है, गुहा लेख की संख्या 3 है, और शिलालेख की संख्या कितनी है, 14 है। ये बार बार प्रश्न पूछ देता है कि स्तंभ लेख की संख्या कितनी है, गुहा लेख की संख्या या गुफा लेख की संख्या कितनी है, और शिलालेख की संख्या कितनी है। शासन व्यवस्था की बात करें तो अशोक के शासन व्यवस्था की बात करें तो सबसे ऊपर था केंद्र, उसके बाद था प्रांत, उसके बाद था मंडल। तो केंद्र मतलब तो समझते हैं जो संघ होता है, सबसे ऊंचली स्तर है, और उसके नीचे प्रांत जो वर्तमान समय में राज्य होता है। मंडल जो वर्तमान समय में जिला कह सकते हैं, इसको जिला कह सकते हैं। और इसके नीचे था ग्राम और नगर था। इसके नीचे क्या था, ग्राम और नगर। केंद्रीय प्रशासन की इकाई जो थी 7 थी। केंद्रीय प्रशासन की इकाई, ये केंद्र की प्रशासन की इकाई कितनी थी, 7 थी। सबसे ऊपर होता था राजा, उसके बाद अमात्य, उसके बाद जनपद, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद कोष, उसके बाद सेना, उसके बाद मित्र, उसके बाद इस सब को जो वेतन दिया जाता था 12,000 पर्ण दिया जाता था। ये सब प्रशासनिक इकाई है, 7 भागों में विभक्त किया गया है। और प्रांत जो था इसका राज्य था शासनकाल में, इसके शासनकाल में 5 था। केंद्रीय प्रशासन 7 भागों में विभक्त किया गया था। अलग राजा हो गया, अमात्य हो गया, जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, कोष हो गया, सेना हो गया, मित्र हो गया। तो इसमें राजा का काम होता था मतलब शासन करना। अमात्य जैसे उसको मंत्री कह सकते हैं या प्रधानमंत्री। जनपद हो गया कि जो मतलब जनपद हो गया कि जो उस समुदाय का जो मंत्री होता था, लोगों से मिलने जुलने का इनका काम होता था। दुर्ग है, दुर्ग का मंत्री होता था। कोषाध्यक्ष, कोष जो समझते रुपया वाला होता है। उसी प्रकार से उत्तरापथ इनका था तक्षशिला, मतलब इनके शासन का जो भाग था, जैसे हम उसको कह सकते हैं अंतिम छोर जो होता था, उत्तर में जो था इनका तक्षशिला था, सबसे अंतिम छोर। ठीक, दक्षिणा पथ था स्वर्णगिरी, सबसे अंतिम छोर जो है दक्षिण पथ में स्वर्णगिरी था। और अवंती जो था उज्जैन, थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, उज्जैन। अवंती जो है उज्जैन, उसके बाद कलिंग, तोशली, प्राच्य, पाटलिपुत्र, इस सब का ये राजधानी है। अवंती का हो गया उज्जैन, कलिंग का तोशली, प्राच्य का पाटलिपुत्र। चलिए, नगरीय प्रशासन में क्या था, शिल्प था, शिल्प समिति था। नगरीय प्रशासन में देखिए शिल्प समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्यिक संपत्ति, वस्तु निरीक्षण समिति,
समिति और कर समिति। इसमें क्या होता था, शिल्प मतलब जो भी कलाकारी होता था उसके बारे में देख रेख करना था। वैदेशिक मतलब विदेशों के मामला में देख रेख करना था। जनसंख्या मतलब जितने भी जनसंख्या है उनके बारे में जानना था। वाणिज्य मतलब व्यापार के लिए करना था। वस्तु निरीक्षण मतलब कोई भी वस्तु के निरीक्षण करते थे। कर था, जो कर टैक्स जो होता है उसका निर्धारण करने का काम होता था। ग्रामीण जो होता था, इसमें सेना 6 प्रकार के था। ग्राम में जो है सेना 6 प्रकार के था। एक पैदल था, अश्व था, हाथी था, जल था, रथ था और यातायात था। ये 6 प्रकार का था। और हम जानते हैं कि पैदल सेना समझ रहे हैं आप, और पैदल सेना को आप स्थल सेना भी कह सकते हैं। अश्व है, अश्व मतलब घोड़ा होता है। हाथी होता था, जल था, वायुसेना वायुसेना कहते हैं। नौसेना जिसको कहते हैं, रथ था, रथ सेना, यातायात भी था। और कमांडर इन चीफ जो है राजा और न्यायालय, ये था। न्यायालय 2 प्रकार के था, एक धार्मिक और एक कंठ शोधक था। चलिए, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और बने रहिए हमारे साथ, और हम आपको अगले वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तरीक़ा से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसमें जो भी सुधारात्मक कार्य होगा हम करने के लिए प्रयास करेंगे।